गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी लिटरेचर में आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है बात आज की। लेट मी टेल यू, ये चैप्टर जो है वो कोई स्टोरी नहीं है, किसी पर्सनैलिटी के ऊपर नहीं लिखा गया है, बल्कि ये चैप्टर किसी की डायरी है। डायरी लिखने के बारे में तो आपने सुना ही होगा। डायरी वो लोग लिखते हैं जिनको लिखना आता है, जिनको लिखना पसंद है, लेकिन उनको कहानियाँ नहीं लिखनी है, उनको कविताएं नहीं लिखनी है, उनको कोई नोबल या कोई उपन्यास नहीं लिखना है, बल्कि उनको अपने बारे में लिखना है। तो जिनको अपने बारे में लिखना होता है वो क्या लिखते हैं? वो डायरी लिखते हैं। अब डायरी कैसे लिखी जाती है और डायरी में हम क्या क्या लिखते हैं, वो सारी बातें आपको इस चैप्टर में सीखने, पढ़ने और समझने के लिए मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर की रीडिंग। डायरी गद्य लेखन की एक विधा है। गद्य का मतलब क्या होता है? जो आप हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं, इसी को तो गद्य कहते हैं। कहानियाँ, उपन्यास, ये गद्य का ही हिस्सा होते हैं। तो उसी की ही एक विधा है, यानी कि उसी का एक पार्ट है डायरी। और डायरी वही लिख सकता है जो अपने बारे में कुछ ना छिपाता हो, जिसको अपने बारे में बताने से, बोलने से डर लगता है, अपने बारे में कुछ लिखने से डर लगता है, वो डायरी नहीं लिख सकता है। डायरी वही लिख सकता है जो अपने बारे में बात कर सकता है। छोटे बच्चे भी डायरी लिखते हैं, बड़े लोग भी डायरी लिखते हैं, और जो बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, वो भी डायरी लिखते हैं। तो ये शौक होता है, अपने अपने शौक होते हैं, किसी को खाने का, किसी को पहनने का, किसी को घूमने का, तो किसी को लिखने का। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, कल यानी कि बीते हुए कल की की जा रही है यहाँ पर। कल की घटनाओं को डायरी के रूप में लिखिए। सारे बच्चों को, सभी बच्चों को ये काम करना है कि जिस दिन वो ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे, उसके एक दिन पहले की उनकी ज़िंदगी में जो भी कुछ घटित हुआ होगा, वो सारा घटनाक्रम उनको एक डायरी के रूप में लिखना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितने लंबा लिखना चाहते हैं। छोटा लिखना चाहते हैं, छोटा लिखिए। बड़ा लिखना चाहते हैं, बड़ा पेज लिखिए। लेकिन लिखिए ज़रूर, जिससे कि आपको ये पता चले कि अपने बारे में जब हम लिखने बैठते हैं तो हमारा पेन जो है वो चलता नहीं है, रुक जाता है। हमको समझ नहीं आता कि व्हाट टू राइट और व्हाट टू नॉट राइट। ठीक है, तो आप लिखेंगे ना डायरी, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बच्चे ने अपने बारे में कुछ लिखा है, वो पढ़ते हैं कि उसने क्या लिखा है डायरी में। उसके बाद हम सीख जाएंगे कि डायरी कैसे लिखी जाती है। देखिए, सबसे पहले डायरी लिखने की जो स्टार्ट होती है वो होती है डेट से, क्योंकि हम उसमें अपना दैनिक घटनाक्रम लिखते हैं, यानी कि रोज़ जो हमारे साथ हो रहा है हम डेली लिखते हैं, उसको रूटीनली लिखते हैं। तो डेट डालकर लिखते हैं, जिससे कि आगे फ्यूचर में हम कभी उसको पढ़ें तो हमको वो याद रहे कि जो बात हो रही है ये कौन से दिन की हो रही है। ठीक है, तो ये बात जो है वो बहुत पुरानी है, 2017 की है, 3 साल पहले, 12 अगस्त की। पढ़ते हैं डायरी में उसने क्या लिखा। नॉर्मल भाषा में लिखी जाती है, जिस तरह से हम किसी से बात करते हैं, जिस तरह से हम सोचते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमको डायरी लिखनी होती है। देखिए, शनिवार को पापा से मुलाकात हुई। बच्चा है कोई, वो लिख रहा है कि शनिवार को पापा से मुलाकात हुई। मम्मी पापा से मेरा मिलना शनिवार और इतवार को ही हो पाता है, जब मैं यमुना विहार से उनके पास पहुंचता हूँ। तो 2 लाइन पढ़ने पर ऐसा लग रहा है कि वो जो बच्चा है वो यमुना विहार में रहता है। यमुना विहार जगह का नाम है, दिल्ली में आई थिंक। तो वहाँ से उसके मम्मी पापा दूर रहते हैं, तो वो बोल रहा है कि मैं शनिवार और इतवार को मम्मी पापा के जब घर जाता हूँ तब मैं उनसे मिलता हूँ। यमुना विहार में मैं अपनी मौसी के पास रहता हूँ। अब क्लियर हो गया कि जो बच्चा है वो यमुना विहार में रहता है और अपनी मौसी के पास रहता है। मौसी मुझे बड़ा आदमी बनाना चाहती हैं। मौसी उसको बड़ा आदमी बनाना चाहती हैं। सारे लोग अपने अपने बच्चों को बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। तो जब बचपन में ये बात उठती है कि तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो, तो कई बच्चे तो ऐसा सोच ही नहीं पाते हैं कि बड़े आदमी बनने का क्या मतलब होता है। तो वो भी ऐसा ही बच्चा था, उसने क्या सोचा। देखिए, जब मौसी ने बड़ा आदमी शब्द का प्रयोग पहली बार किया था तो मैं समझा था कि वे मेरी लंबाई बढ़ाने की बात कर रही हैं।
अच्छा, किस किस ने पहली बार अपने लिए सुना था कि पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हाँ, मुझसे भी कहा जाता है और कहा जाता था कि बड़े आदमी बनना है। और आपने कभी ये समझा होगा अपने अपने टाइम में कि बड़े आदमी बनने का मतलब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि लोग आपसे क्या कह रहे हैं। आपको लगा होगा कि मेरी लंबाई बढ़ाने की बात कह रहे हैं बड़े आदमी बनने का मतलब। बचपन में ऐसा हम सबको लगता है। उस समय मेरे छोटे कद के बारे में बातें होती रहती थी। अच्छा, उसका जो बच्चे का कद था, यानी कि जो उसकी हाइट थी, लंबाई थी, वो काफ़ी छोटी थी। तो सारे लोग उसके छोटे कद के बारे में बात करते रहते थे। तो जब उसकी मौसी ने कहा कि मैं तुम्हें बड़ा आदमी बनाना चाहती हूँ, तो उसको लगा कि उसके हाइट बढ़ाने के बारे में बातें हो रही हैं। एक बार मुझे बड़ा आदमी बनाने की बात करते हुए मौसी ने एक मुहावरे का प्रयोग किया था। क्या? कि अपने पाँव पर खड़ा होना। ये मुहावरा आप लोगों ने भी पहले सुना होगा। इसका क्या मतलब होता है अपने पाँव पर खड़ा होना? मतलब हाँ, क्या होता है बताइए? आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर होना मतलब अपनी ज़रूरतों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर ना होना, अपनी ज़रूरतें स्वयं पूरा कर लेना। उसका मुहावरा होता है अपने पाँव पर खड़ा होना। तब मैंने अपने पाँव को ध्यान से देखा था और उन पर खड़े होकर भी देखा था। मतलब जब मैं छोटा था तो ये मुहावरे वाली भाषा को नहीं समझ पाता था। तो जब मौसी ने कहा कि अपने पाँव पर खड़े हो जाओ, तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे मेरे पाँव पर खड़े होने के लिए बात कर रही है। तो मैंने अपने पाँव को ध्यान से देखा और सोचा कि भाई, मैं अपने पाँव पर तो खड़ा हुआ हूँ। तो मुझे बात जो है वो उस समय कुछ समझ में नहीं आई थी। तो ये 12 अगस्त की बात है। उस बच्चे ने ये 12 अगस्त की बात अपनी डायरी में लिखी थी। आगे चलते हैं चैप्टर में। आगे उसने लिखा है कि पापा ने पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। अच्छा, जब वो पापा से मिला तो पापा ने पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा कि और बेटा पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। पूछा कि टेस्टों में नंबर कैसे आए हैं। तो ये सारी बातें जनरली अगर मम्मी पापा से मिल रहे हैं तो ऑब्वियस है कि वो हमसे यही पूछेंगे कि पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है और एग्ज़ाम में नंबर कैसे आ रहे हैं। वही हुआ उसके साथ। दैट्स ऑल। उसका दिन ख़त्म हो गया। अब अगले दिन की बात आई 13 अगस्त की। उस दिन था इतवार, क्योंकि शनिवार को वो घर आ गया था। इतवार को वो मौसी के घर से अपने घर आ जाता था शनिवार इतवार के लिए। तो अब इतवार को उसको सारा दिन अपने मम्मी पापा के साथ काटना था। अब देखिए दिन कैसे काटा उसने, क्या क्या किया, वो सारी बातें उसने अपनी डायरी में लिखी है। आपको भी यही लिखना होता है कि जो भी कुछ हुआ आपके साथ, आपने महसूस किया, किसी ने आपसे कुछ कहा, वो सारी बातें आपको डायरी में लिखनी होती है। तो कैसे स्टार्ट करता है वो 13 अगस्त की बात को देखिए। सुबह सोकर उठा तो सबसे पहले मैंने टीवी खोला। फिर 2-3 मिनट बाद पापा को जगाकर बताया। क्या बताया? देखिए यहाँ पर लगा हुआ है अल्प विराम, उसके बाद क्या लगा हुआ है? उद्धरण चिन्ह, फिर लगा है अल्प विराम। ठीक है। पापा, सचमुच हो गया कमाल, इंडिया जीत गई। मतलब मैच की कुछ बात हो रही है, इंडिया जीत गई हम तभी बोलते हैं जब क्रिकेट में हमारी जो टीम है वो जीत जाती है। तो उसने टीवी खोली सबसे पहले और पापा को जगाकर बोला, पापा पापा उठो, कमाल हो गया, इंडिया जीत गई। इंग्लैंड में एक दिवसीय क्रिकेट का फाइनल मैच था। अच्छा, एक दिवसीय क्रिकेट का मतलब क्या होता है? वनडे मैच, जो एक दिन में खेलकर ख़त्म हो जाता है। मैच 3 तरीके के होते हैं अभी तो। टेस्ट मैच होता है, वनडे मैच होता है और 2020 मैच होता है। तो जो टेस्ट मैच होता है वो 4-5 दिन चलता है। वनडे मैच एक दिन में ख़त्म हो जाता है और जो 2020 मैच होता है वो 3-4 घंटे में ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो उस दिन की क्या बात थी? उस दिन इंग्लैंड में वनडे मैच था और वो भी फाइनल। रात को करीब 12 बजे जब बत्ती गुल हो जाने पर हम सोने को थे। अभी बात चल रही है किस दिन की? बात चल रही है सैटरडे की, यानी कि शनिवार की बात चल रही है कि रात को मैच चल रहा था और 12 बज रहे थे और बत्ती गुल हो जाने पर हम सोने को थे। लाइट चली गई थी। अब हो सकता है कि उनके घर में इन्वर्टर ना हो, तो वो सोने को थे। तब तक क्या हुआ कि 146 के स्कोर तक सचिन सहित, सचिन को तो लोग ऐसे बुलाते हैं जैसे कि सचिन उनके दोस्त हैं। तो सचिन जो है वो सचिन तेंदुलकर हैं, जिनको आप सब लोग जानते हैं। तो सचिन सहित भारत के सभी मुख्य बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अच्छा, ये चीज़ आप पढ़िए ध्यान से। पवेलियन लौटने का क्या मतलब होता है? पवेलियन लौटने का मतलब होता है
कि वो आउट हो चुके थे। ठीक है, तो पवेलियन लौटने का क्या मतलब होता है कि सभी लोग आउट हो चुके थे। तो क्या हुआ था कुल मिलाकर कि 146 के स्कोर बना था इंडियन टीम का, और सचिन तेंदुलकर भी आउट हो गए थे, और जितने भी मुख्य बल्लेबाज थे यानी कि मेन जो हमारे बल्लेबाज थे, बैट्समैन थे, वो सब आउट हो चुके थे। और 326 का पहाड़ सा टारगेट सामने था। 326 का टारगेट था, 146 रन उसमें से बन चुके थे। और ये कैसा टारगेट था, बहुत मुश्किल हो रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बल्लेबाज जो अच्छे अच्छे खेलने वाले थे वो सब आउट हो चुके थे। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या सोचेंगे कि टीम हार जाएगी। तो अब सुबह उठे तो टीम जीत गई, तो हो गया कमाल। सोने से पहले पापा ने कहा था कि बेटे ये खेल है, और वह भी क्रिकेट का। तो घर में सब ऐसे ही बोलते हैं बिट्टा और बिट्टी करके, तो वही भाषा उसने लिखी है यहाँ पर। सोने से पहले पापा, अब सोने तो जा ही रहे थे क्योंकि लाइट चली गई थी, तो पापा बोलते हैं कि बेटे ये तो खेल है और वो भी क्रिकेट का, इसमें बड़े बड़े कमाल हो जाते हैं। मतलब अभी मत सोचो कि टीम हार जाएगी, कमाल लास्ट बॉल तक हो सकता है, क्या पता आज भी कमाल ही हो जाए। अब सो जाओ, सुबह उठकर टीवी पर सुनाना कमाल की सुनना सुबह उठकर टीवी पर सुनना कमाल की खबर। मतलब पापा को विश्वास था कि टीम इंडिया जीत जाएगी। ठीक है, बच्चे के लिए तो सारी चीज़ें नई थी, तो वो तो अभी सोच रहा था कि देखते हैं सुबह क्या होता है। फिर क्या हुआ देखिए, फिर उसने क्या लिखा। पापा के कहते ही मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली थी, और सोचने लगा था कि अगर सचमुच कमाल हो गया तो वे सब खूब मज़े में रहेंगे जिन्होंने वह कमाल अपनी आंखों से देखा होगा। मतलब जो लोग स्टेडियम में बैठे होंगे और जो उस टाइम पर वहाँ पर मैच देख रहे होंगे, उनको तो बड़ा मज़ा आया होगा, क्योंकि जो कमाल हुआ वो उनकी आंखों के सामने हुआ। अब वो तो सोच रहा था ना, क्योंकि वो तो सोने चला गया था, टीवी बंद हो गई थी। फिर क्या हुआ, फिर उसने क्या लिखा देखो। फिर मेरा ध्यान उस ओर ही चला गया कि अगर कमाल हो ही गया तो, मतलब वो ये सोचने लगा लेटे लेटे कि सचमुच अगर टीम इंडिया जीत गई तो, कमाल हो गया तो किस किसने क्या क्या कमाल दिखाया होगा। मतलब इतने सारे अच्छे अच्छे बल्लेबाज तो आउट हो गए थे, फिर बाद के जो प्लेयर्स आए होंगे उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या रन्स बनाए होंगे, क्या क्या किया होगा। बिना चौको छक्कों के तो बात बनी नहीं होगी, तो इतने सारे चौके छक्के लगे होंगे। कई बार धाकड़ खिलाड़ी तो खाता तक नहीं खोल पाते। और क्या होता है, जो पुच्छल्ले खिलाड़ी होते हैं धुआंधार बल्लेबाजी करके दिखाते हैं। तो धाकड़ खिलाड़ी का मतलब जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, और पुच्छल्ले खिलाड़ी का मतलब क्या होता है, जो पीछे आने वाले खिलाड़ी होते हैं, जो कि इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन कई बार उल्टा हो जाता है, जो धाकड़ होते हैं वो आउट हो जाते हैं, और जो पीछे आने वाले होते हैं वो बहुत अच्छा स्कोर बना के जाते हैं। मुझे पापा का वह जुमला याद आया था। जुमला मतलब जो पापा अक्सर कहते रहते हैं मुझसे, उसको जुमला कहते हैं। जो बात हम बार बार कहते रहते हैं, क्या बोलते हैं उन्होंने कि क्रिकेट के आखिरी बॉल तक कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। हाँ, सारे लोग इस बात को कहते हैं कि जो क्रिकेट है वो एक ऐसा गेम है जिसमें लास्ट बॉल तक कुछ डिसाइड ही नहीं होता है कि विच टीम इज़ गोइंग टू विन। ठीक है, इसके बाद देखिए उसने क्या लिखा। इसके बाद मेरे दिमाग में आया था कि इन खिलाड़ियों के भी खूब मज़े हैं। इसके बाद मेरे दिमाग में आया था कि इन खिलाड़ियों के भी खूब मज़े हैं। कैसे मज़े हैं, ये लोग खेलते हैं, कूदते हैं, और खेलने कूदने के इन्हें पैसे भी मिलते हैं। ठीक है, और खेलने कूदने के इन्हें पैसे भी मिलते हैं। और जब हम खेलते कूदते हैं तो कभी डांट खानी पड़ती है तो कभी पिटाई खानी पड़ती है। बचपन में सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि जो खिलाड़ी होते हैं वास्तव में उनके मज़े होते हैं, उनको कुछ करना ही नहीं होता, उनको तो बस खेलना कूदना होता है। और सच बात है कि खेलने कूदने के बदले उनको पैसे भी मिलते हैं। और जब हम खेलते कूदते हैं तो कोई हमें डांट देता है, कोई हमारी पिटाई लगा देता है, और कुछ नहीं तो पापा की तरफ से इतना तो ज़रूर कह दिया जाएगा कि देख लो, इस साल हाई स्कूल की पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, 2-3 महीनों की गर्मियों की छुट्टियां होंगी, तब जी भर के खेलना कूदना। हर बार की छुट्टियां आती हैं, हम इंतज़ार करते हैं कि छुट्टियां आएंगी ना तब खेलेंगे। अपने इतने सारे टॉयज़ होते हैं, गेम्स होते हैं, सब उठा उठा के रख देते हैं कि अभी पढ़ाई कर लेते हैं, छुट्टियों में खेलेंगे। लेकिन जैसे ही छुट्टियां आती हैं वैसे ही इतना सारा स्कूल का होमवर्क मिल जाता है, और मम्मी पापा फिर भी बोलते रहते हैं क्या,
कि सारा दिन खेलते रहते हो, थोड़ा सा पढ़ भी लिया करो। अब भाई उनसे कौन बोले कि छुट्टियां हैं, खेलने के लिए मिली हैं, पढ़ने के लिए नहीं मिली हैं। लेकिन ऐसे ही चलता रहता है, उसमें ज़्यादा कुछ बदलाव होता नहीं है। तो ये जो है ना, ये सारी डायरी की बातें हैं जो हम अपने मन से जो भी सोचते हैं, जो भी हमें अंदर से फील होता है, वो सब हम अपना बिल्कुल ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ डायरी में लिखते हैं। उसमें कोई झूठ नहीं होता, उसमें कोई बनावट नहीं होती है। ठीक है, आगे देखिए उसने क्या लिखा। फिर मेरा ध्यान इधर गया कि अगर हमारे खेलने कूदने का इंतज़ाम स्कूल में ही हो जाए तो कोई समस्या ही ना रहे। हाँ, हर बच्चा खेलना कूदना तो चाहता ही है, घर पे खेलता है तो डांट पड़ती है। तो अगर उसके खेलने कूदने का इंतज़ाम स्कूल में हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसको ऐसा लगा, ना गृह कार्य में कोई दिक्कत आए, गृह कार्य मतलब होमवर्क में कोई परेशानी नहीं आएगी क्योंकि हम खेल चुके होंगे, और ना गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार रहेगा, ना ही हमें इस बात का इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब समर वेकेशंस होंगी तब जाकर हम खेलेंगे। खेलने कूदने को अनिवार्य विषय बना दिया जाए, मतलब कंपलसरी बना दिया जाए, वो ऐसा सोच रहा है। इससे क्या होगा कि स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और इसमें पास तो सब हो ही जाएंगे। मतलब सब्जेक्ट बना दिया जाए, खेलना कूदना सिखाया जाए और साथ में उसका एग्ज़ाम भी लिया जाए। और वो कह रहा है कि पास तो सभी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो खेल सकते हैं वो खेल कर दिखा देंगे और जो कूद सकते हैं वो कूद कर दिखा देंगे मेरी तरह। मुझे तो वैसे भी कई लोग मेरा छोटा कद देखकर कहते रहते हैं कि थोड़ा सा लटका कर, कूदा कर, दौड़ा कर। छोटे कद वाले बच्चों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जो भी मिलता है सब लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ रही है, थोड़ा सा लटका करो, कूदा करो, दौड़ा करो। तो सारी उसकी मन की बातें हैं, जैसा कि एक बच्चा अपनी उम्र में सोचता है उसी तरह से वो लिखता है। देखा आपने, इस तरह से डायरी को लिखा जाता है। तो आपके लिए अब ये टास्क तैयार हो गया है कि आपको जो आपका जो डे बिफोर था वो पूरा घटनाक्रम, वो पूरा इवेंट याद करना है, और जो भी आपको समझ में आए कि जो भी आपको लिखना है उससे संबंधित, वो आपको ऑनेस्टी के साथ लिखना है। ठीक है, तो चैप्टर आपका यहाँ पर एंड हो गया है। अब हम देख लेते हैं इसके शब्दार्थ। देखिए पहला क्या है, अपने पाँव पर खड़ा होना। जब चैप्टर में आया था तब हमने बता दिया था अपने पाँव पर खड़े होने का क्या मतलब होता है। आत्मनिर्भर होना, स्वयं समर्थ होना, मतलब अपनी सारी ज़रूरतों को खुद पूरा कर लेना। ठीक है। गुल, बत्ती गुल हो गई, बत्ती गुल हो जाना मतलब बत्ती गायब हो गई, बत्ती चली गई। पुच्छल्ले, पुनछल्ले नहीं है, ये क्या है, पुच्छल्ले। पुच्छल्ले मतलब पीछे के, जो पीछे की चीज पीछे के खिलाड़ी होते हैं उसे पुच्छल्ले खिलाड़ी कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से एक और होता है पुच्छल्ले तारे, है ना, सुना होगा आपने, वो भी मतलब यही है। अगला शब्द है समस्या। समस्या का मतलब जानते ही हैं, परेशानी। पहाड़ सा, पहाड़ सा मतलब क्या होता है, बड़ा सा। पहाड़ सा, पहाड़ सी समस्या आ गई मेरे सामने, मतलब बड़ी सी आ गई है। धुआंधार, धुआंधार मतलब एकदम जोरदार तरीके से चौके छक्कों की बारिश हो रही थी। गृह कार्य मतलब घर पर किया जाने वाला कार्य, जो स्कूल का होमवर्क दिया जाता है उसको गृह कार्य बोलते हैं। कमाल, कमाल करके दिखा दिया मतलब कमाल ही हो गया, मतलब अनोखी चीज़ हो गई, अलग ही चीज़ हो गई बिल्कुल। धाकड़, धाकड़ खिलाड़ी मतलब जो एकदम दबंग होते हैं, निडर होते हैं, मेहनती होते हैं, हिम्मती होते हैं, है ना, उनको धाकड़ बोलते हैं। और जुमला, जुमला का मतलब जो इंसान, ऐसा वाक्य जो अक्सर कर प्रयोग में लाता है, जुमला मतलब वाक्य। ठीक है। तो अपने पाँव पर खड़े होना, खुद में समर्थ होना। गुल मतलब गायब होना। पुच्छल्ला मतलब पीछे का या बाद का, जो मैंने बताया था कि तारों को भी पुच्छल तारे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ तारे ना ऐसे होते हैं जिनके पीछे क्या होती है, एक पूंछ सी होती है, पूंछ सी, तो वो पुच्छल तारे होते हैं। ठीक, पीछे का। समस्या मतलब परेशानी। पहाड़ सा, बड़ा सा। धुआंधार, जोरदार तरीके से। गृह कार्य, घर पर किया जाने वाला कार्य। कमाल, कोई अनोखा काम। धाकड़ मतलब दबंग या निडर। और जुमला मतलब वाक्य। ठीक है। तो चैप्टर को एक बार अब आप लोग पढ़ लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए कि डायरी को कैसे लिखा जाता है। शब्दार्थों को याद कर लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।